Hello friends, some of you have requested me to discuss the question from the unsolved questions at the back of cash flow statement, question number 14. So I am trying to discuss this problem with you. Now in this problem you are given the profit and loss statement, that is income statement for the year ending 31st March 2018. And you are given over here the revenue from operation, that is this is the format of the profit and loss statement. Revenue from operation, other incomes which include interest received, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू एडिड दैम, टोटल इनकम आया, उसमें से आपने एक्सपेंसेस घटाए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर फाइनेंस कॉस्ट यानी जो इंटरेस्ट आपने पे किया, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये टोटल खर्चे हो गए, ये आपने इसमें से घटाए रेवेन्यूज़ में, तो आपका आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसमें से आपने प्रोविज़न क्रिएट किया करेंट ईयर में, और फिर ये आपका आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसके बाद आपको यहाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स दे रखी हैं, राइट, जिसके अंदर 31 मार्च 2017 पहले दे रखा है, 31 मार्च 2018 बाद में दे रखा है, राइट। अब सबसे पहली बात कि इस प्रॉब्लम को अगर हम पढ़ते हैं, जनरली हमें जो प्रॉब्लम्स दी जाती थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, या तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता था तो हम वहाँ से नेट प्रॉफिट लेते थे, या नीचे आपको दिया होता था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते थे। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके अंदर ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है ये आपका नॉन कैश आइटम है, इसको हम ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी नॉन कैश आइटम है, इट इज़ रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन इन द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। और ये 23,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ये एक्सपेंस तो है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये आपकी फ़िनैंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो इसकी भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, ये तीनों आइटम्स आपके ऐड बैक होंगे। और इधर जो आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसे हम माइनस करेंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे और उनके सेल्स रेवेन्यू को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे तो उसमें ये गेन भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए दैट विल बी डबल काउंटिंग ऑफ द सेम अमाउंट, इसलिए हम इस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे। तो लेट अस सी कि हम इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000 जो आपका यहाँ दे रखा है, इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया 37,000, ये डेप्रिसिएशन आपका 37,000 हमने ऐड किया, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 रुपये हमने ये भी ऐड किया, और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 ये हमने माइनस किया, राइट। और 6,000 रुपये ये आपका जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये हमने माइनस किया, और 23,000 ये हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 23,000 रुपये आपने एक्सपेंस किया है इंटरेस्ट का, उसे आप ऐड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो होगा, आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है इसलिए आप इसे ऐड बैक कर रहे हैं, और ये एक्सपेंस है और ये इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। सो ये एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ ये तीनों आइटम्स ऐड हो रहे हैं और ये दोनों आइटम्स माइनस हो रहे हैं, ये आपने किया तो आपके पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लेंगे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए अब हमें एनालाइज करना होगा किसे, करंट लायबिलिटीज़ को और करंट एसेट्स को। तो करंट एसेट्स में पहले अगर हम लेते हैं इन्वेंट्रीज़, तो इन्वेंट्रीज़ का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,44,000 रुपये है, यानी 34,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हुई है। और इन्वेंट्री में इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि आपका कैश खर्च हुआ होगा क्योंकि आपने स्टॉक ख़रीदा है, और जब कैश खर्च हुआ है तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, और आउटफ्लो ऑफ कैश है इसलिए इस इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री को आप माइनस कर रहे हैं।
इंक्रीज़ इन करंट एसेट को आपने माइनस किया, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री खरीद रहे हैं वो बढ़ रही है तो आपका कैश कम हो रहा है। दूसरा आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके ओपनिंग बैलेंस 55,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 47,000 है, यानी 8,000 रुपये आपके कम हुए हैं। क्या? अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स आपके 8,000 रुपये कम हुए हैं। 8,000 रुपये अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको पे किया होगा। डेटर्स पहले ज़्यादा थे, अब कम है, तो दे मस्ट हैव पेड यू 8,000 रुपीज़ मोर। तो टू दैट एक्सटेंट आपका इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल से 8,000 रुपये आपके ऐड हो रहे हैं, दैट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश। तो डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल विल रिजल्ट इन इंक्रीज़ इन कैश, राइट, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है आपका? है नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 5,000 थे और अब आपके 1,000 रह गए। तो इसका मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 4,000 रुपये कम हो गए। और 4,000 रुपये कम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रीपेड एक्सपेंसेस अब आपके एक्चुअली एडजस्ट होकर एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गए। और टू दैट एक्सटेंट आपने सेव किया 4,000 रुपीज़, इसलिए 4,000 रुपीज़ बढ़ गया, क्योंकि आपने पहले ही पे किया हुआ था और अब वो इस्तेमाल हो गया एज एक्चुअल एक्सपेंस। तो 4,000 रुपये ये बढ़ गया। तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री यानी इंक्रीज़ इन करंट एसेट को आप माइनस करते हैं और डिक्रीज़ इन करंट एसेट को आप प्लस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अब हम आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पर। तो आपके जो ट्रेड पेएबल्स हैं वो कितने हैं? ओपनिंग बैलेंस था 43,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 50,000, यानी क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स के बढ़ने का मतलब है कि आप अपना कैश सेव कर रहे हैं। आपने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया बल्कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो यू आर सेविंग द कैश टू दैट एक्सटेंट। तो आपके अकाउंट्स पेएबल में जो इंक्रीज़ हुई है वो आप ऐड कर रहे हैं यहाँ, इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेएबल। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं आपकी? 12,000, 9,000 पहले थी और 12,000 अब हो गई ये करंट लाइबिलिटीज़, एक्रूड करंट लाइबिलिटीज़, राइट। तो ये 3,000 लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपने अपने कैश को सेव किया है, तो ये भी आपने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ इज़ एडिड, इंक्रीज़ इन करंट एसेट इज़ डिडक्टेड, decrease in current asset is added, and this is how we have done the treatment. ये सारी चीज़ें जब हमने ऐड करी तो हमारा आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद अब इनकम टैक्स पेड हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो हमें दिया हुआ नहीं है इस प्रॉब्लम में। लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर, यस, यहाँ पर आपको दे रखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट टैक्स, ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस 3,000 रुपये। तो आप क्या करोगे? इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट बनाओगे, यानी इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस 5,000 था और क्लोजिंग बैलेंस 3,000 रुपये है, राइट। और यहाँ दे रखा था आपको कि यू हैव पेड कैश डिविडेंड, issued shares, repaid bonds, issued this, sold plant, this, yes। कहाँ दे रखा था? yes, यहाँ जो आपकी स्टेटमेंट थी इसमें दिया गया था कि प्रोविज़न फॉर टैक्स जो क्रिएट किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो 7,000 रुपये है। तो ये 7,000 जो प्रोविज़न फॉर टैक्स क्रिएट किया गया है, इसका मतलब आपने उस साल एंट्री पास की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो ये 7,000 रुपये आपने यहाँ डाला। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्स क्रिएटेड दिया हुआ है, ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली विच इज़ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस टैक्स पेड को हमने नंबर 1 दिया और इस नंबर 1 को हम यहाँ ले जा रहे हैं लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड यहाँ पर ये, और नंबर 1 हमने दिया 9,000। तो अब 56,000 में से ये 9,000 हमने डिडक्ट किया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 47,000। दिस इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड।
उसके बाद अब हमारे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। इसको हम ट्रीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट पर। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द फाइनेंसिंग एक्टिविटी बाय हैविंग अ लुक एट द शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल के अंदर ओपनिंग बैलेंस 3,15,000 दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस 4,65,000 दिया गया है। और नीचे हमें दिया गया था कि 15,000 शेयर्स 10 रुपये वाले इशू किए गए हैं। तो अगर हम इस ओपनिंग बैलेंस 3,15,000 में 1,50,000 जोड़ते हैं तो 4,65,000 आता है। इसका मतलब डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि शेयर कैपिटल में 1,50,000 की इंक्रीज़ हुई है और वो इंक्रीज़ बाय इशू ऑफ शेयर्स हुई है, जो शेयर्स कैश के लिए इशू किए गए हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,50,000। तो यहाँ पर हम ये लेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स हमारे को दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंस 2,45,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,95,000। तो हम बॉन्ड का अकाउंट बनाएंगे और इस बॉन्ड के अकाउंट में हमने लिखा 2,45,000 ओपनिंग बैलेंस है और 2,95,000 हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था रीपेड ₹50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। तो हमने ये लिखा टू बैंक रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड ₹50,000, ये यहाँ आ गया। और ये रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएगा। तो हमने रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड यानी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ क्योंकि हमने बॉन्ड्स को रीपे किया 50,000 रुपये। लेकिन बॉन्ड से रिलेटेड हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है और वो है इशूड ₹1 लाख ऑफ बॉन्ड्स at face value in exchange for plant assets on 31st March 2018 and some plant assets were purchased for cash also। तो 1 लाख रुपए के बॉन्ड हमने प्लांट एसेट खरीदने के लिए भी इशू किए हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस 2,45,000 था, हमने ये 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स और इशू किए तो ये बढ़कर 3,45,000 हो गया। उसमें से 50,000 रुपये के रीपे कर दिए तो क्लोजिंग बैलेंस 2,95,000 आया। लेकिन जो बॉन्ड्स हमने प्लांट एसेट के अगेंस्ट इशू किए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे क्योंकि दैट is the bond is being issued for the purchase of plant. There is no outflow of cash, there is no inflow of cash। जब हम बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कैश नहीं आया है। इट इज़ नॉट, वी आर नॉट इशूइंग दैम अगेंस्ट कैश, वी आर इशूइंग दैम अगेंस्ट द एसेट। तो इसलिए इट विल नॉट कम इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। लेकिन ये सिग्निफिकेंट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे आप लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स 1 लाख। दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी टू बी शोन अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट इट विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि इन बॉन्ड्स के इशू करने से हमारे पास कैश नहीं आया है। उसके बाद ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल वी हैव डेल्ट विद, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बॉन्ड्स वी हैव डेल्ट विद। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे आपको दिया गया था कि डिविडेंड पे किया। अभी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे हैं तो पेड कैश डिविडेंड ₹8,000। तो हम ये डिविडेंड पेड कैश जो हमने 8,000 रुपये पे किया इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे एज आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके अलावा अभी हमने ऊपर देखा था कि 23,000 रुपीज़ ये हमने एज इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इसका मतलब हमने ये इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट पेड। और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो आप अपने डिबेंचर्स पर करते हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो इस 23,000 को हमने ऊपर तो ऐड बैक किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ इसे हम अंडर इट्स राइट प्लेस शो करेंगे अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड 23,000 आएगा और डिविडेंड पेड 8,000 आएगा। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 69,000 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने पर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को एनालाइज करना होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें नॉन करंट लायबिलिटी को एनालाइज करना होता है। तो अब हम नॉन करंट एसेट्स पर आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमें दिया गया है फिक्स्ड एसेट प्लांट, जिसका ओपनिंग बैलेंस 5,05,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 7,15,000 है। और साथ में इसके दिया हुआ है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका ओपनिंग बैलेंस 68,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,03,000 है। तो आपको पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर बैलेंस शीट में एसेट का बैलेंस अलग दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दे रखा है, इसका मतलब होता है कि वहाँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है और सारी डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज की गई है और एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर अपीयर हो रहा है। और ऐसे में जब एसेट बेचा जाता है तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उस एसेट की डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में या एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जितने का एसेट बेचा गया है उसका प्रॉफिट या लॉस वहाँ असर्टेन करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो सेम थिंग विच वी हैव टू अप्लाई हेयर कि वी आर मेकिंग प्लांट एसेट अकाउंट ऑल्सो एंड वी आर मेकिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑल्सो। प्लांट एसेट का ओपनिंग बैलेंस 5,05,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 7,15,000 है, राइट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 68,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,03,000 है, राइट। और इसके अलावा हमें ये दिया गया था कि ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपए के बॉन्ड के अगेंस्ट आपने एसेट खरीदा। तो जो हमने यहाँ एंट्री की थी बाय प्लांट एसेट, वो हमारा प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू बॉन्ड्स 1,00,000 रुपए से परचेज अगेंस्ट बॉन्ड्स। उसके अलावा नीचे आपको दिया गया था सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट ₹10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2,000 फॉर 5,000। यानी एक ऐसा एसेट जो 10,000 कॉस्ट वाला था, जिस पर 2,000 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, यानी उसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई 8,000 और वो बेचा गया 5,000 में। इसका मतलब है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया 3,000 रुपये। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो एसेट बेचा जाता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने एंट्री की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एसेट अकाउंट 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड ये 2,000 रुपये। फिर ये एसेट बेचा गया 5,000 रुपये में और इसके बेचने पर लॉस हुआ 3,000, तो इन तीनों का टोटल हो गया 10,000। ये एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर है, इसमें से ये 10,000 चला जाएगा क्योंकि ये एसेट बेचा गया। जो हमने लास्ट क्लास में मेथड डिस्कस किया था वो था कि हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से भी बना सकते हैं। अगर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो हमारी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी जिस ओरिजिनल कॉस्ट का एसेट बिका है वो ओरिजिनल कॉस्ट एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दो और एसेट अकाउंट में से लेस कर दो। तो हम इन तीनों का टोटल यहाँ से लेस करके सीधा एक एंट्री करेंगे बाय एसेट डिस्पोजल 10,000। और फिर ये तीनों एंट्रीज जो यहाँ एसेट अकाउंट में हम शो कर रहे हैं वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में होंगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो आइदर दिस और दिस दोनों मेथड आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, बिना बनाए भी कर सकते हैं। तो हमने ये 10,000 का ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये बॉन्ड्स के अगेंस्ट खरीदा गया। तो अब यहाँ हमें बैलेंसिंग फिगर मिल रही है कि कुछ एसेट अगेंस्ट कैश भी खरीदा गया, क्योंकि यहाँ दिया भी गया था कि ये 1,00,000 के बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक्सचेंज में प्लांट एसेट खरीदा गया एंड सम प्लांट एसेट्स वर परचेज्ड फॉर कैश ऑल्सो। तो हमने ये निकाला कि ये 1,20,000 रुपये का एसेट हमने अगेंस्ट कैश खरीदा है, राइट। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली। जब बैलेंसिंग फिगर निकली यानी ये परचेज ऑफ एसेट है और परचेज ऑफ एसेट अगेंस्ट कैश हुआ, इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा। और इस आउटफ्लो ऑफ कैश को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। परचेज ऑफ प्लांट आउटफ्लो ऑफ कैश 1,20,000।
अभी हमने देखा कि प्लांट 5,000 रुपये में बेचा गया, तो ये सेल प्रोसीड्स जो हैं ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन ये इनफ्लो ऑफ कैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट 5,000 रुपये और ये इनफ्लो ऑफ कैश है, राइट। और जो हमारा अभी लॉस आया उस लॉस को हम पहले ही ऊपर ऐड कर चुके हैं। यहाँ हमें पहले ही कैलकुलेटेड दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना दी गई होती तो हम इस मेथड से ये 3,000 रुपये लॉस निकालते और वो लॉस यहाँ ऐड किया गया होता। अब उसके अलावा और कौन सा पॉइंट रह गया कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको दे रखी हैं। यस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस 1,27,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बना लेना है। ओपनिंग बैलेंस 1,27,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000। फिर नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था सोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹90,000 फॉर 1,02,000, यानी 90,000 रुपये की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट्स को 1,02,000 में बेचा गया। एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर कैश। तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। अब 90,000 वाली इन्वेस्टमेंट 1,02,000 में बेची तो हम 1,02,000 तो यहाँ लिख रहे हैं बाय बैंक सेल प्रोसीड्स हैं ये, लेकिन क्योंकि 90,000 इनकी कॉस्ट थी तो इनके बेचने पे 12,000 का गेन हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। और इस गेन को हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो निकालने के लिए, और वो हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि इट वाज गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉब्लम के शुरू में। तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर नहीं किया होता तो प्रॉब्लम इस तरह से दी जाती, यहीं से स्टार्ट होती और हम 12,000 कैलकुलेट करते एज गेन और उसे यहाँ माइनस करते, राइट। तो हमने 1,02,000 में जो इन्वेस्टमेंट्स बेची वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश, और हमने यहाँ शो किया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसी को हम अभी अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, 1,02,000 में बेची, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर क्या है? बैलेंसिंग फिगर आई 78,000 विच इज़ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी 78,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदी। तो ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश, तो इसे आप माइनस करेंगे। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यानी इंटरेस्ट रिसीव जब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव दे रखा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड दे रखा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, डिविडेंड आप पे कर रहे हैं। जो आपने शेयर्स पे इशू किए थे उन पर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, जो आपने बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं या डिबेंचर्स इशू किए हैं उन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। तो ये जो 6,000 रुपये आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था ऊपर, जो अपने ऊपर माइनस किया था, नाउ दैट विल बी शोन एट इट्स राइट प्लेस अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, ये इंक्रीज़ करती है आपकी कैश पोजीशन को। इस सब का आपने टोटल किया तो आपकी नेगेटिव फिगर आ रही है 85,000, और इसका मतलब है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ 85,000 एंड नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज़ 69,000। अब आप करेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ए, यहाँ आपने इसको ए नाम दिया था, इसे बी और इसे सी, ए बी एंड सी, इन तीनों का टोटल 31,000 हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग 15,000 एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, इन दोनों का टोटल करेंगे। सो दिस वे वी हैव रिकनसाइल्ड दैट द कैश इन द बिगनिंग वाज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग वाज 15,000. It has increased by 31,000 during the year because of these activities during the year, operating, investing and financing, and
at the end the cash and cash equivalent is 46,000. And as I told you earlier, that significant non-cash investing and financing activity is shown below the cash flow statement as purchase of plant by issue of bonds, or you can write issue of bonds of 1 lakh by purchase of plant. And this will be the complete cash flow statement showing all the calculations. This is how you will calculate it, right? So this is how you